हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने नस्ट इक्वेशन इंट्रोड्यूस की थी और उस पर बेस्ट क्वेश्चंस किए थे। अलग अलग सेल के लिए हमने क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें मेटल मेटल आयन हाफ सेल भी थे, गैसेस हाफ सेल्स भी थे। आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप ऑफ हाफ सेल डिस्कस करते हैं, जो कि अगेन कह सकते हो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिस पर जेई में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जो हमारी डेली लाइफ है उसमें भी वो बहुत यूज होते हैं। जितनी भी ये सेल्स हम यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल में हो या आप कह सकते हो कि लेड स्टोरेज बैटरीज जो कि हम कार्स में यूज करते हैं या इन्वर्टर्स में यूज करते हैं, उन सब में इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सेल्स यूज होते हैं। किस टाइप के होते हैं देखते हैं। तो इन्हें कहा जाता है मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रो। मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। क्या होता है इसमें? यहां पर लेट्स से सिल्वर है, सिल्वर का कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो तो मोस्टली स्पेरिंगली होते हैं, AgCl, AgBr, AgI, Ag2CrO4। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिल्वर रोड ली, ये सिल्वर की रोड है, सिल्वर मेटल कह सकते हो, और इसके ऊपर हमने इसके किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग कर दी। लेट्स से AgCl की हमने इसके ऊपर कोटिंग कर दी और अब हमने इसको डिप कर दिया Cl आयन के सॉल्यूशन में। Cl आयन के सॉल्यूशन में इसको डिप कर दिया। अगर AgBr है तो ब्रोमाइड आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए, AgI है तो आयोडाइड आयन का सॉल्यूशन। इसको डिप कर दिया। जैसे ही हम डिप करेंगे क्या होगा, ये AgCl एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, थोड़ा बहुत ये डिसॉल्व होता है और यहाँ पर तो कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो और भी कम डिसॉल्व होगा। हाँ, लेकिन कह सकते हो जैसे ही थोड़ा डिसॉल्व होगा ये सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी अब सॉल्यूशन में Cl आयन भी होंगे और थोड़े बहुत Ag+ आयन भी होंगे। अच्छा, बहुतों को ऐसा लग रहा होगा कि सर सॉलिड है, कैसे डिसॉल्व होगा? तो यार सॉलिड ही, आप अगर AgCl के पीसेस भी डालोगे तो वो भी सॉलिड होता है। तो ऐसा नहीं कि सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, बड़ी साइज की होगा, लंप होगा तो डिसॉल्व होने में टाइम ज्यादा लगेगा, पार्टिकल्स बहुत फाइन पार्टिकल्स हो गए तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पर फाइनली सॉल्यूशन में Ag+ आयंस भी होंगे, Cl आयन भी होगा और ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब सिस्टम विल बी एट इक्विलिब्रियम। और अब आप इस हाफ सेल को किसी और हाफ सेल से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी और हाफ सेल से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ई सेल किससे पॉजिटिव आता है। हो सकता है नेट यहाँ ऑक्सीडेशन हो या नेट यहाँ रिडक्शन हो, ऐसा हो सकता है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एनोड की तरह। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन होगी इफ इट एक्ट्स एज एनोड। अगर ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो क्या रिएक्शन यहाँ पर होगी? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो होता क्या है यहाँ पर, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन इट वेरी केयरफुली। रिएक्शंस ही क्या होती है वही नहीं पता चलता, और जेई में इस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डायरेक्ट केवल रिएक्शन लिखो। तो ये जो सिल्वर सॉलिड है मेटल रोड, यहाँ पर सिल्वर ऑक्सीडाइज होता है Ag+ में और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन तो इसी मेटल प्लेट पर रह जाता है, लेकिन ये Ag+ आयन इवन कोटिंग के थ्रू मूव करते हुए, कोटिंग में भी पोर्स होते हैं, तो कोटिंग के थ्रू मूव करते हुए ये Ag+ आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये Ag+ आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, सॉल्यूशन तो ऑलरेडी सैचुरेटेड था, इक्विलिब्रियम पर था, क्या होगा? AgCl का क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। मतलब यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? सिल्वर सॉलिड प्लस Cl माइनस कन्वर्टिंग इनटू AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। और ये जो प्रेसिपिटेट बनता है, होता क्या, जैसे ही कोटिंग से Ag+ आयंस बाहर आते हैं, जैसे ही कोटिंग से Ag+ आयन बाहर आता है, Cl आयन के साथ कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये प्रेसिपिटेट नीचे नहीं गिरता, ये इसी कोटिंग पर ही डिपॉजिट हो जाता है, इसी कोटिंग पर ही डिपॉजिट हो जाता है। दैट मींस आप कह सकते हो इस इलेक्ट्रोड पर सिल्वर का मास तो कम हो रहा है, लेकिन AgCl कोटिंग का मास इंक्रीज हो रहा है, AgCl कोटिंग का मास इंक्रीज हो रहा है, और सॉल्यूशन में से Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन
कम हो रही है। सॉल्यूशन में Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। ये ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर होगी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर यही रिडक्शन हो रहा है तो क्या रिएक्शन होगी? इफ X as cathode, एक तो हम कह सकते हैं जस्ट इसकी रिवर्स, लेकिन वो जो सीक्वेंस है ना वो पता होनी चाहिए कि क्या सीक्वेंस है। सॉल्यूशन में ये जो थोड़े से Ag+ आयंस हैं ये मेटल रोड पर जाके डिपॉजिट हो जाते, तो सॉल्यूशन में Ag+ आयंस कम हो गए, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो गया। क्या होगा? ये जो सिल्वर AgCl सॉलिड है ये और डिसॉल्व होगा फिर, क्योंकि अनसैचुरेटेड हो गया। ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड करके लिखो, इस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है तो ये रिएक्शन। केवल यहाँ पर ये नहीं बोलोगे कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन, यहाँ पर सिल्वर का रिडक्शन नहीं। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इस हाफ सेल में क्या रिएक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन आपको लिखनी है, ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन या सिल्वर का रिडक्शन केवल नहीं हो रहा है। गॉट इट? अब ये तो बात होगी कि अगर इस सेल गिवन है तो इसके अंदर रिएक्शन क्या हो रही है वो हमें पता चाहिए। बट क्वेश्चन आता है कि आपको गिवन कैसे होगा कि ये सेल है? क्या ऐसे डायग्राम बना के गिवन होगा कि ये सेल हमने बनाया है? ऑब्वियसली नहीं। सेल को तो हम कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? चलिए वो देखते हैं, इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में क्या क्या हम यूज कर रहे हैं? एक तो सिल्वर मेटल, दूसरा इसका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग, और थर्ड Cl आयन का सॉल्यूशन। यानी दो वर्टिकल लाइन आएगी, एक इंटरफेस, ये दूसरी इंटरफेस। तो ये इस पर्टिकुलर सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया Ag सॉलिड, इसी का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग और Cl आयन का सॉल्यूशन। ये दिखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और यही अगर रिडक्शन हो रहा है राइट में। फिर से मैं कहूंगा यहाँ पर ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंटरचेंज कर सकते हो, बट अंडरस्टूड है रिडक्शन होना चाहिए, यहाँ ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ये क्लियर है। तो ये तो हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर Ag भी आ रहा है तो यहाँ Ag भी आ रहा है, ब्रोमाइड आयन आ जाएगा, और कुछ Ag आई है तो I- आ जाएगा यहाँ। राइट, फर्स्ट पॉइंट रिएक्शंस क्या हो रही है वो पता होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है। थर्ड पॉइंट पर अब अगर आपको क्वेश्चन में इस सेल का ई नोट का डेटा गिवन है तो वो कैसे गिवन होगा? ई नोट का डेटा, जैसे सपोज करिए मुझे आपको जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा देना है, तो मैं आपको क्या करके दूंगा? क्या रिएक्शन लिख के दूंगा? नहीं, मैं सिंपली क्या लिखूंगा? Zn2+, ऐसे लिख दूंगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आप खुद रिएक्शन लिख सकते हो, आप रिएक्शन लिख सकते हो जिंक कन्वर्टिंग इनटू Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। तो उसी तरह से मुझे इस रिएक्शन का भी आपको ई नोट का डेटा देना है। ई नोट का डेटा देना तो मैं कैसे लिखूंगी? डेटा कैसे लिख के, कैसे लिख के ई नोट Ag+, क्या ये ई नोट है? नहीं, अगर मैंने ये ई नोट का डेटा दिया तो आप ये रिएक्शन नहीं लिखोगे, आप ये रिएक्शन लिखोगे। क्या लगता है इसका और इसका ई नोट सेम होगा? इसका और इसका ई नोट सेम होगा? नहीं, इसका ई नोट, इसका कुछ KSP वाला आएगा, तो इसका ई नोट इसके ई नोट से अलग होगा। इनफैक्ट हम निकाल भी चुके हैं, इसका ई नोट अलग होगा। तो अगर इस रिएक्शन का ई नोट अगर डेटा देना है तो वो कैसे लिखा जाए, शॉर्ट में कैसे लिखा जाए? तो इसका भी एक तरीका बनाया गया, एक पर्टिकुलर मेथड यूज किया जाता है। क्या, वो मैं बता रहा हूं। तो अगर आपको इस रिएक्शन का ई नोट देना है तो ई नोट, ये सीक्वेंस हम लिखते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस कब यूज करते हैं? जब ऑक्सीडेशन हो रहा, जब ऑक्सीडेशन हो रहा। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस इधर उधर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं करते, ये फिक्स्ड है। अगर AgCl Cl- अगर ये लिखा हुआ तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये ई नोट Cl- AgCl और Ag लिखा हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं आपको बता दूं जेई में
90%, मोर देन 90% को तो जो जेई देते हैं, या उससे भी ज्यादा ही कह सकते हो 95% तक, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये ई नोट कौन सी रिएक्शन का ई नोट, पता ही नहीं होता क्या लिखा हुआ है इसकी। अगर ये कह दो कि इसकी रिएक्शन लिखो तो वो नहीं पता होती, कनेक्ट ही नहीं हो पाता। क्वेश्चन में अगर मान लो ये डेटा दे रखा और ये भी पूछ लिया जाए ना इस रिएक्शन का ई नोट बताओ, नहीं पता होता, क्योंकि ये नहीं पता ये रिएक्शन क्या है, किसकी है, वो नहीं पता। तो यानी रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन और उसका ये ई नोट, ये पता होना चाहिए। अगर हमें ये ई नोट, ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो इसकी रिएक्शन लिखना आना चाहिए, और इसका ई नोट कैसे लिखा जाता है वो भी पता होना चाहिए। या ये ई नोट दे रखा तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये ई नोट दे रखा तो रिएक्शन कैसे होगी, वो पता होना चाहिए। ठीक है, एंड ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए, सेल रिएक्शन भी हमने लिख ली, सेल को रिप्रेजेंट भी हमने कर दिया, और ई नोट को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं देखूं। अच्छा, एक पॉइंट मैंने बताया था, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिल्वर मेटल का मास कम होगा, एजी सेल कोटिंग का मास बढ़ेगा। यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा है, सिल्वर मेटल का मास बढ़ेगा, एजी सेल कोटिंग का मास कम होगा, और यहाँ पर सॉल्यूशन में Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। जस्ट उसका रिवर्स कह सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे और उन्हें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। बहुत सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट ये भी अपने आप में सब क्वेश्चन ही, बट हाँ, ई सेल कैसे फाइंड आउट करें उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तक भी हम डिराइव करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं दोनों में से केवल एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, मान लेते ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, ताकि आपके सामने हमेशा रिएक्शन रहे, दिखती रहे आपको। एक तरह से क्वेश्चन है, Ag सॉलिड, AgCl सॉलिड, Cl माइनस, इसके कॉन्सेंट्रेशन दे रखी 0.1 m, और दूसरी तरफ है कॉपर +2 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी 0.1 m एंड कॉपर। हमें इस सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन और भी होगी क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जो केसेस मैं बना रहा हूँ वो इसके अकॉर्डिंग हम केसेस बनाएंगे। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो दे रखी है। क्या चाहिए कह सकते हो, इसका या तो ई नोट चाहिए, ई नोट पता है तो हम इसके लिए अलग से दो, अभी हम इसको यूं सोच लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल अलग से निकालेंगे, इसका अलग से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग से निकालेंगे, और फाइनली ई सेल के लिए उन दोनों को ऐड करें। तो ठीक है, ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा। इसका ई नोट दे रखा है तो आप इसका ई नोट से ई रिडक्शन निकाल सकते हैं। अब मैं इस पर इसका हमें ई से निकालना, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। केस 1, इफ ई नोट ने ई, AgCl माइनस यानी जो सेल आपने बनाया है उसी का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। अगर उसका हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ई सेल इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन मतलब ई AgCl Cl माइनस प्लस ई रिडक्शन यानी कॉपर +2 कॉपर। ई नोट दे रखा है तो उससे ये आप निकाल सकते हो। इसका तो डायरेक्ट ई ही दे रखा है तो कुछ करने नहीं है। ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। मैंने कहा था बहुत आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, कोई रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको कि क्या रिएक्शन हो रही है, कि डायरेक्ट आपको ई दे रखा था, हमने ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन कर दिया। बट क्या लगता है इस तरह की किस्मत होगी हमारी कि डायरेक्ट ही आ जाए? नहीं, चांसेस कम है। हो तो सकती बट चांसेस कम है। तो फिर चलिए नेक्स्ट केस पर आते हैं।
केस 2 समझ पा रहे हो क्या गिवन होगा? ये ई नहीं गिवन होगा तो इफ ई नॉट एजी AgCl and Cl is given। ये E नहीं गिवन है तो E नॉट तो गिवन होगा, कोई बात नहीं। E नॉट से हम E निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से? नॉस्ट इक्वेशन की हेल्प से। हाँ, लेकिन उसके लिए पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये रिएक्शन लिखी हुई ऑक्सीडेशन की, रिएक्शन लिखो वापस से। पहले मैं डायरेक्ट आप पहले ये रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे। E Ag AgCl Cl minus E naught Ag AgCl Cl minus 0.06 लिख देता हूँ भी मैं, 0.06 n लिख देता हूँ। n की वैल्यू 1 log क्या एपियर होगा? सॉलिड तो केवल 1/Cl। ठीक है, हो गया। Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता है 0.1 m, ये E नॉट पता है, n पता है 1, E निकाल सकते हो, E निकाल सकते हो। ठीक है ना? यानी क्वेश्चन केस 2 से किसमें चला गया? केस 1। केस 2 से किसमें चला गया? केस 1 ई नोट से। ये आ गया केस 2 से केस 1 में, और इसे निकाल सकते। दो मैंने आपको अलग अलग करके बताया, आप चाहो तो इसका ई नोट भी दे रखा है, इस वाले पार्ट का ई नोट भी हमें दे रखा था, इस वाले पार्ट का भी। तो दोनों रिएक्शंस को पहले लिखो, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, और फिर ओवरऑल के लिए आप नॉस्ट इक्वेशन लगा दो, यानी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट, और सेल उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। अभी मैंने ज्यादा रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि ये रिएक्शंस भी आएगी, फिर ऐड भी करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी, इसीलिए अभी ऐसा मैं दिखा रहा हूँ कि अलग अलग कर रहे हैं, बट हाँ एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या लगता है ये नोट भी गिवन होगा क्या आपको? इसके चांसेस भी बहुत कम है, हो सकता है, बट जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं, अब मैं उनकी बात करूं, जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं केस 3, क्या गिवन हुआ? इसका ई नॉट नहीं, इसका ई नॉट और इसका केस पी। इफ ई नॉट एजी प्लस एंड केस पी ऑफ AgCl आर के, अब क्या करें? कोई बात नहीं, कर ही चुके हैं पहले। इसके ई नोट से, इसके KSP से इसका ई नोट निकालेंगे तो क्वेश्चन केस 3 से केस 2 में आ जाएगा, फिर केस 2 से केस 1 में ले जाएंगे, और केस 1 से फिर ई से निकालेंगे। सीक्वेंस दिखनी चाहिए, पाथ दिखना चाहिए, और कुछ नहीं। लेंदी है जरूर, है, बट दिखना चाहिए कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। ये पाथ नहीं दिखता है तो प्रॉब्लम होती है, टाइम लगेगा डेफिनेटली। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे वो टाइम जो है वो कम होता जाएगा। चलिए करके देखते हैं, वही डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डेल्टा G3 इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ये फर्स्ट रिएक्शन का डेल्टा G1, डेल्टा G2, डेल्टा G3, डेल्टा G3 इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट AgCl Cl माइनस डेल्टा G1 इक्वल्स टू माइनस एन एफ, दोनों में n की वैल्यू 1 ही है, ई नॉट Ag से Ag प्लस माइनस RTLN। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ksp नहीं, 1/Ksp, तो 1/Ksp। रीअरेंज कर दें इसको, तो ई नॉट AgCl Cl माइनस इक्वल्स टू ई नॉट Ag प्लस
-0.06 माइनस, ये सारे माइनस हट गए, लेकिन केएसपी को ऊपर लेके गए तो फिर से माइनस आ गया, तो लॉग केएसपी। क्या हुआ पहले? केस पी पुट कर देंगे, ई नोट पुट कर देंगे, ये ई नोट आ जाएगा, क्वेश्चन केस 3 से केस 2 में, केस 2 से फिर केस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पार्ट पर आए हुए हैं, लेकिन ये जो केस 3 है ना, ये कुछ ज्यादा ही लेंथी हो रहा है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसका ई नोट निकालो, फिर इसके ई नोट से ई निकाल रहे हैं, केस 3 से केस 2 पर, 2 से फिर 1 पर। हाँ, आप चाहो तो डायरेक्ट 2 से आंसर भी निकाल सकते हो, जंप कर सकते हो। तो इसको थोड़ा हम और फास्ट करना चाहते हैं, उसका एक तरीका भी है, उसका एक तरीका है, क्या है वो मैं बता रहा हूं। तो अगर क्वेश्चन केस 3 पर आता है तो उसको और कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड कह सकते हो, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक तभी लगेगी जब क्वेश्चन केस 3 का होगा, केस 1 और केस 2 पर नहीं लगेगा। केस 1 केस 2 तो वैसे ही आसान है, केस 1 और 2 पे नहीं लगेगा, ये केस 3 पर होगा तभी लगेगा। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, वो अब मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए मैं यहां से ये हटा देता हूं। अच्छा, शॉर्टकट बताने से पहले राइट नाउ हम क्या करेंगे, केस 3 में ये जो ई नोट आया है, ई नोट आते केस 2 में शिफ्ट हो गया, इस ई नोट की वैल्यू को आप यहां पुट करोगे, तो मैं यहां से ये जो ई नोट की वैल्यू है उसको यहां पुट करके एक्सप्रेशन को वापस से लिख रहा हूं, ई एजी सीएल माइनस इक्वल्स टू, वो वैल्यू यहां पर पुट कर दी, तो ई नोट एजी प्लस -0.06 बाई एन, दोनों में कॉमन है, तो लॉग केएसपी अपॉन सीएल। याद है केएसपी गिवन था थर्ड केस में, सीएल पता था, ये पता था, तो इससे ये है। इनडायरेक्ट कह सकते हो, ये मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है केस 3 से डायरेक्ट कहां जंप कर गया, केस 1 पर, क्योंकि पहले यहां से निकालो फिर यहां पुट करो, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं। यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहां पर हमने इस इक्वेशन के थ्रू इसको केएसपी को सीएल को इस ई ऑक्सीडेशन से रिलेट कर दिया, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना था, एनोड साइड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यहां से हमने इन सारे पैरामीटर्स को रिलेट करके एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखिए हमेशा ध्यान रखो मैं कब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन बोलता हूं और कब केवल ऑक्सीडेशन बोलता हूं। यहां पर मैं कह रहा हूं इन तीनों को यूज करके हमने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लिया और उससे हम ई सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हमने इतनी सारी स्टेप्स के बाद निकाला है, पहले डेल्टा जी को यूज किया, फिर नस्ट इक्वेशन लगाई, पहले डेल्टा जी को यूज किया, फिर नस्ट इक्वेशन लगाई, यही ई ऑक्सीडेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? जो ये आपको सेल गिवन है, इस सेल को ही बदल दो, इस सेल को ही बदल दो। कैसे बदले? तो अगर आपको ये सेल गिवन है जिसमें आपको दिख रहा है कि एक मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो यहां पर आप ये सोचो, इसे मैं स्टेप 1 बोल रहा हूं, स्टेप 1 आप ये सोचो जो मेटल यहां इन्वॉल्व है केवल उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर एनोड साइड में है तो ये सोचो केवल मेटल का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर कैथोड साइड में है तो जो मेटल है उसी का रिडक्शन हो रहा है। यानी सीएल आयन ब्रोमाइड आयन क्या है उससे मतलब नहीं है, यहाँ केवल क्या आना चाहिए, मेटल। ठीक, यहाँ तो ऑलरेडी कॉपर +2 था तो वो एज इट इज में लिखे हो। मेटल से मतलब है केवल ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, इनसे मतलब नहीं है। एनोड की तरफ है तो मेटल का ऑक्सीडेशन, कैथोड की तरफ है तो मेटल का रिडक्शन। अब यहां पर ये सोचो कि आपको इस सेल का हाफ सेल, इस सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है,
आप ये सोचो कि आपको इस सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है, क्या क्या डेटा चाहिए हमें, इसका ई नोट चाहिए, दे रखा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो भी दे रखी है, ठीक है, इसका क्या चाहिए, ई नोट, हाँ केस 3 में इसका ई नोट भी दे रखा है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी। तो स्टेप 2 हमें इस Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें Ksp दे रखा है और Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो इन दोनों से आप Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालो। Ksp दे रखा है, Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो Ag+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। अब हमें Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, इसका ई नोट भी पता है, इसका ई नोट पता है, कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता है, आप इस सेल का सेल पोटेंशियल निकालो। ये तो हम कर ही सकते हैं, मैं इस पार्ट पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये ई ऑक्सीडेशन जो है वो ई ऑक्सीडेशन इस ई ऑक्सीडेशन के बराबर आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो अब हम केवल इस पार्ट की रिएक्शन लिख रहा हूं, मैं केवल यहां पर रिएक्शन को मैं यहां पर लिख देता हूं, इस पार्ट की Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इक्वेशन ई ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन -0.06 एन की वैल्यू 1 लॉग क्या आएगा Ag+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ये Ag+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, Ksp अपॉन Cl आयन कॉन्सेंट्रेशन, Ksp अपॉन Cl आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गई हमारी स्टेप। चाहो तो 3 लिख लो। अब आप कंपेयर करके देखो, ये ऑक्सीडेशन और ये ऑक्सीडेशन सेम है या नहीं है, नो 0.06 है Ksp अपॉन Cl आयन, यानी इस सेल का जो ई ऑक्सीडेशन आ रहा है वही यहां से भी आ रहा था, लेकिन ये लिखने में हमें केवल एक स्टेप लिखनी पड़ी, एक स्टेप में हमारा ऑलमोस्ट यानी ये कंसीडर किया और ये ई ऑक्सीडेशन आ गया, जबकि यहाँ पर इतना बड़ा प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे थे। देखिए हमें तो ई सेल से मतलब है, और ई सेल जो इसका आ रहा है वही ई सेल इसका भी आ रहा है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्यों ना हम इससे करें। यस हमने सेल बदल दिया लेकिन ई सेल नहीं बदला है, ठीक है, कुछ हो रहा होगा, आपको नहीं सोचना, मैथमेटिकली रिजल्ट्स वही आ रहे हैं, तो हमने सेल बदल दिया लेकिन ई सेल वही आ रहा है। हाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर ई सेल पूछा जाता है तो आप ये शॉर्टकट लगा सकते हो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल रिएक्शन क्या होगी, यहां पर अब सेल रिएक्शन केवल सिल्वर का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ये सेल रिएक्शन नहीं है, उसके लिए तो वही एक्चुअल रिएक्शन ही आपको लिखनी होगी, एक्चुअल रिएक्शन ही आपको लिखनी होगी। Ag solid plus Cl ion converting into AgCl plus इलेक्ट्रॉन, ये एक्चुअल सेल रिएक्शन नहीं है, यानी सेल रिएक्शन बदल दी लेकिन ई सेल नहीं बदला है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो रही है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो रही है। तो अब यहां पर अगर क्वेश्चन केस 3 को बिलोंग करता है तो क्या करना है, स्टेप 1 इस कॉम्प्लिकेटेड से सेल को एक सिंपल से सेल से रिप्रेजेंट कर दो। सिंपल मतलब क्योंकि इसमें रिएक्शंस आसानी से लिखी जा सकती, सिंपल से सेल से रिप्रेजेंट कर दो। सेकंड स्टेप 2 जो भी वो मेटल आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन किससे निकाल लो, Ksp से। और थर्ड स्टेप कि आधा आधा नहीं करेंगे हम एक ही साथ सॉल्व करेंगे, तो थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि इसी सेल का ई सेल निकाल लो, वही आपका फाइनल आंसर होगा, हमेशा लगेगा। और ये का तरीका कभी भी नहीं, इसी सेल का ई सेल निकाल दो, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ये तो मैंने दिखाने के लिए बताया कि सेम आंसर आ रहा है, बस यहां से आप इसको सॉल्व कर दो, भूल जाओ कि एक्चुअल सेल ये है, आप इसी का ई सेल निकाल दो, वही आपका फाइनल आंसर होगा। यानी थर्ड स्टेप बेसिकली अब मैं ये बोलूंगा, फाइंड ई सेल ऑफ सिंप्लीफाइड सेल, लिख लो ऐसे, फाइंड ई सेल ऑफ, ये स्टेप 3 होगी, फाइंड ई सेल ऑफ सिंप्लीफाइड सेल। अच्छा वो आप पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन अलग निकालो और ई रिडक्शन अलग निकालो फिर ऐड करो, या पहले ही दोनों को ऐड करके डायरेक्ट ई सेल निकालो, वो आप पर डिपेंड करता है।
ठीक है, कर रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे, अभी और क्लियरिटी आएगी। पहले तो चेक करना है आपको कि क्या ये केस 3 को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि बस के डायरेक्ट केस 3 से स्टार्ट करो। कर रहा है, यस। AgBr ब्रोमाइड मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ये कौन सा है? ये भी मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल नहीं है। ये कौन सा है? मेटल मेटल आयन हाफ सेल। KSP दे रखा है, E नोट दे रखा है। चलिए तो स्टेप 1 Zn2 प्लस, ये तो है ही। Ag प्लस ये लिखा हुआ होना चाहिए। स्टेप 1 आपके रजिस्टर में लिखा हुआ होना चाहिए, ये उसके जस्ट बाद लिखा होना चाहिए। स्टेप 2 हर बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये लिखोगे। हर बार जब भी सॉल्व करोगे हमेशा ये लिखोगे। स्टेप 2 इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। KSP 10⁻30 ब्रोमाइड आयन 0.1 10⁻⁻4। ये हो गई स्टेप 2। स्टेप 3 क्या थी भूल लो, ये सेल दे रखा है आपको, इसी सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है। सब कुछ पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, दोनों के E नॉट पता है, तो हमें इसी सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है। तो सेल रिएक्शन जो कि एक्चुअल नहीं है, ध्यान रखना, हम इसकी रिएक्शन लिख रहे हैं। तो जिंक कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे E सेल निकालना है। E नॉट सेल सबसे पहले, इसका E नॉट रिडक्शन, इसका E नॉट ऑक्सीडेशन, तो 1.56 माइनस 0.06 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन। Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आएगा विच इज 10⁻⁻26 राइट, सो 24। ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁴
23 रह जाएगा, ये 0.03 तो 1.56, 10⁻⁻, प्लस में तो ये 23, 0.69 सब्ट्रैक्ट करना होगा 0.86। एक और क्वेश्चन कर लें। क्या लगता है, ई नोट की जरूरत होगी इस क्वेश्चन में? चलिए दे देते, दोनों तरफ सिल्वर मेटल ही है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मेटल्स को ही लिखना था, बाकी आयन से नहीं मतलब है। इधर भी Ag+, हाँ लेकिन अब एनोड और कैथोड दोनों तरफ आपको सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। एनोड पर कॉन्सेंट्रेशन 10 Ksp 10⁻⁻10 अपॉन 0.1 10⁻⁻9। कैथोड पर Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आएगा 10⁻⁻13 अपॉन 0.1, तो Ag+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड 10⁻⁻6। सेल रिएक्शन एनोड पर Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन, एनोड कैथोड पर रिडक्शन
ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल 0 माइनस 0.6/1 एन नॉट पर कंसंट्रेशन 10⁻⁻9 10⁻⁻6 10⁻⁻3 आ गई, सॉरी 10⁻⁻6 10⁻⁻3 तो प्लस हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और, इस पर्टिकुलर पैटर्न पर एक लास्ट क्वेश्चन और। करिए ई सेल निकालना है।
बहुत अच्छी तरह से देखना, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान, बी केयरफुल। चलिए करते हैं। क्या ये केस 3 का क्वेश्चन है? कुछ बोल रहे हैं हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं नहीं, और दोनों ही सही है। क्यों दोनों ही सही है? बिकॉज एक पार्ट केस 3 का है और एक पार्ट केस 2 का है। ये ई नॉट पीवी पीवी प्लस 2 नहीं है, पीवी पीवी Cl2 Cl माइनस है। ये केस 2 को बिलोंग कर रहा है, ये केस 3 को बिलोंग कर रहा है। शॉर्टकट यहां लगा सकते हो, इस पर नहीं लगा सकते, यानी अब दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही होती है। होता क्या, एक बार जब केस 3 हम समझ लेते हैं ना, शॉर्टकट समझ लेते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं, फिर कुछ नहीं याद रहता। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देखते हम, लगता बस शॉर्टकट लगाओ आंसर आ जाएगा। क्या डेटा दे रखा है हमें वो भी नहीं दिखता। ये होता है, हमेशा होता है, हमेशा यही होता है। केस 3 याद रहता है, बाकी सब भूल जाते हैं। और मैं गारंटी कहता हूं जेई में ना केस 1 पर भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो भी बहुतों से सॉल्व नहीं होगा। वो उसमें भी केस 3 लगा देंगे, पता चले, अगर केएसपी का डेटा दे रखा है तो। यहां पर इस केएसपी की डेटा, सॉरी यहां पर इस केएसपी की डेटा की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नोट दे रखा आपको। यहां जरूरत पड़ी, यहां जरूरत ही। क्या करोगे? स्टेप 1 मिक्स तो करना होगा, उस वाले पार्ट पे शॉर्टकट लगाना होगा, नहीं तो वो बहुत लेंथी हो जाएगी। क्या करें? यस, इसको ऐसे ही रखो, पीवी पीवी Cl2 Cl माइनस, और उधर क्या कर दिया मैंने, Ag प्लस। स्टेप 2 इस Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालो। स्टेप 2 यहां लिखते रहा हूं मैं, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो 10⁻⁻⁹ दिख रही। अब आप सेल रिएक्शन लिखो, लेकिन अब इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको, एक्चुअल रिएक्शन इसकी। तो एक्चुअल रिएक्शन लिखनी होगी। ऑक्सीडेशन हो रहा है, PbCl2 सॉलिड Pb सॉलिड ट्वाइस Cl माइनस। ये रिएक्शन इतना आसान नहीं है डायरेक्ट, हमेशा डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे, तो स्टेप बाय स्टेप सोचो। पहले लेड का ऑक्सीडेशन हुआ, लेड का ऑक्सीडेशन हुआ, और फिर लेड आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ। जैसे ही लेड आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ, PbCl2 का क्या बन गया, प्रेसिपिटेट। तो ये स्टेप बाय स्टेप सोचनी होगी, और फिर आपने दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया। ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, लिखना आसान नहीं है। सीक्वेंस में सोचोगे कि अच्छा लेड ऑक्सीडाइज होगा, कोटिंग के थ्रू वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो फिर एक PbCl2 का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो 2 स्टेप में लिखोगे, फिर ऐड कर पाओगे। ये तो मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दी, प्रैक्टिस है मेरी। आपको इसमें टाइम लगेगा, आपको इस रिएक्शन को लिखने में टाइम लगेगा, जैसा आप अभी देख पा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बड़ा आसान, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Ag।
बट यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ई से ई नॉट सेल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है 0.5, इसका रिडक्शन 0.8 to 1.3 माइनस 0.06/2 लो। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, नहीं आएंगे एक्सप्रेशन में। एक तो Ag प्लस आयन आएंगे और Cl आयन आएंगे डिनोमिनेटर में, दोनों का स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल कर देता हूँ। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकाली हमने 10⁻⁻⁹। Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकली रखी है 0.1, 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा 10⁻+10, 10 यहाँ आगे आ गया 1.3 माइनस 0.6 which is 0.6। टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा अच्छी तरह से। और कुछ नहीं किया मैंने, कुछ दोनों तो मिक्स कर दिया। अभी क्या था, पहले तीनों पार्ट बताए थे, फिर शॉर्टकट बता दिया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आधे पार्ट पर शॉर्टकट लग रहा है, आधे पर नहीं लग रहा है, तो कंफ्यूजन होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आप ये बोर्ड किसी को पहली बार दिखा दो ना, तो लगेगा ये क्या लिखा हुआ है, इस पर ये नहीं समझ में आएगा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप सेटल डाउन होगा, सब अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। थोड़ा पेन जब चलेगा ना, बार बार लिखोगे तो अपने आप क्लियरिटी आएगी। बहुत सारी स्टेप्स है, एक इंडिविजुअल स्टेप देखोगे समझ में आएगी, लेकिन 10 स्टेप्स एक साथ करनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10 स्टेप एक साथ करनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही होता है, साइकिल जब चलानी होती है ना, पैर भी चलाने होते हैं, हाथों को भी कंट्रोल करना होता है, टाइम लगता है उसमें, बैलेंस भी बनाना पड़ता है साइकिल। इनिशियली बैलेंस नहीं बनता, हैंडल इधर उधर घूमता है, पैर नहीं घूमा, धीरे धीरे सब अपने आप हो जाता है। बहुत ज्यादा टेक्निक, आप सोचो एक साइकिल चलाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, टाइम लगता है, बट बॉडी अपने आप फिर बैलेंस बनाने लगती है। तो ये मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। आगे मैं बताऊंगा कैसे जो ब्लड स्टोरेज सेल जो हम कार्स में यूज करते हैं, इन्वर्टर्स में यूज करते हैं, कैसे इस पर वर्क करते हैं वो मैं बताऊंगा। इवन मोबाइल्स के अंदर लिथियम जो बैटरीज यूज करते हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। ठीक है, अच्छा यहां पर ये इस तरह के क्वेश्चंस तो बनी रहे, प्लस ये जो क्वेश्चन है केवल ये क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। Ag प्लस Ag, इसका ई नोट दे रखा है KSP, और ई नोट Cl माइनस AgCl, ये दोनों गिवन है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ यार बोलो, कर सकते हो, ठीक है। बट बहुत बार क्या होता है, ये दोनों गिवन होते हैं, ये फाइंड आउट करना होता है, फिर प्रॉब्लम आती है। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये और ये गिवन होता है, केएसपी फाइंड आउट करना होता है, तो समझ में नहीं आता क्या था। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट इसकी रिएक्शन लिखने में प्रॉब्लम है। अगर मैं कहूँ इसकी रिएक्शन लिखना लिख दोगे, इसकी रिएक्शन लिखना लिख लोगे, बट इसकी रिएक्शन हम डायरेक्ट नहीं लिख पाते। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है या ये दे रखा है, आप रिएक्शन यहीं से लिखना स्टार्ट करो, पहले इसकी लिखो फिर इसकी लिखो, उससे ये रिएक्शन डिराइव करो, पहले इन तीनों पैरामीटर को एक इक्वेशन से रिलेट कर दो। कुछ भी मत सोचो कि क्या दे रखा है, आप तो ये सोचो कि हाँ अभी भी क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालना है। वेरिएबल्स की टर्म में लिखो, एट द एंड इक्वेशन में आ जाएगी जिसमें ये तीनों वेरिएबल होंगे, जिसमें से 2 पता होंगे तो हम तीसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी सीक्वेंस थॉट हमेशा वही रखो, चाहे फाइंड आउट कुछ भी करना हो, दे कुछ भी रखो, थॉट यही रखो कि ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये लिखा, क्योंकि ये रिएक्शन डायरेक्ट लिखना मुश्किल हो, समझ में आ रही, जैसे मैंने कहा था ये रिएक्शन लिखना मुश्किल, तो ये मेन प्रॉब्लम होती है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये 3 वेरिएबल ई नोट KSP, इसका ई नोट, इनमें से 2 गिवन होंगे, तीसरा फाइंड आउट करना होगा। वो कैसे करना है, जिस पर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ज्यादा ऑब्वियसली हमने इसके ई नोट, इसके KSP से इसका ई नोट निकाला है। अब अगर आपको ये दोनों ई नोट भी दे रखे तो आप इससे इसको पहले रिलेट करो और फिर ये वैल्यूज को, ठीक है।
यहीं पर एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूं, एक एग्जांपल मैं यहां पर और ले रहा हूं जो कि इसी मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को ही बिलोंग करता है। कोई नया हाफ सेल की कैटेगरी नहीं है, बट एक एग्जांपल है जिसे हम बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन की जगह इसको भी यूज किया जाता है। एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन की जगह इसको भी यूज किया जाता है। क्या होता है ये कैलोमल इलेक्ट्रोड? यहां पर हम मरकरी यूज करते हैं, मरकरी यूज किया जाता है मेटल की जगह, यानी मरकरी मेटल यूज किया जाता है, आप ये कह सकते हो। बट अब मरकरी मेटल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये तो लिक्विड होता है, इसका तो आप कोई वायर या रोड नहीं बना सकते। तो अब इसका कैसे सेल बनाया जाता है? तो क्या किया जाता है, यहाँ पर एक ट्यूब ली हमने जिसमें मरकरी लिक्विड भर देते हैं। एक ट्यूब हमने ली जिसमें हमने मरकरी लिक्विड भर दिया, ठीक है। और इसके ऊपर इसके स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग, एक तरह से स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डाल दिया, Hg2Cl2, ये भी सॉलिड ही होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, एक तरह की कोटिंग हो गई, भर दिया हमने। और अब इसके ऊपर क्या आएगा, Cl आयन का सॉल्यूशन। अगर Hg2Cl2 है तो Cl आयन का सॉल्यूशन। और इसको आउटर सर्किट से कनेक्ट करने के लिए, मरकरी को कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटिनम का वायर, ये अरेंजमेंट। अगेन यहां पर भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो सकता है। तो अगर ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। ये जो मरकरी लिक्विड है इसका ऑक्सीडेशन होगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मरकरी लिक्विड है ना, जाता तो +1 में, लेकिन ये एग्जिस्ट कैसे करता है, Hg2 है, Hg+1 में, लेकिन 2 आयन है Hg2, तो इसीलिए 2+। और जैसे ही Hg2+, अगेन ये भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो Hg2+ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, Hg2Cl2 का प्रेसिपिटेट। Overall cell reaction, twice Hg liquid plus twice Cl minus converting into Hg2Cl2 solid plus 2 electron। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, इसका जो KSP का एक्सप्रेशन होता है उसमें Hg2 ही आता है इंटू Cl आयन का स्क्वायर। कैलोमल इलेक्ट्रोड बोला जाता है इसको। दिस इज नॉन एज कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। प्रैक्टिस करने के लिए आप रिडक्शन की रिएक्शंस लिखो, रिडक्शन की रिएक्शन लिखो, ओवरऑल रिएक्शन इसी की जस्ट रिवर्स आनी चाहिए। अच्छा, एज ए रेफरेंस जो हम यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड का मतलब Cl आयन कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 है। स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड या नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड बोला जाता है, नॉर्मल वर्ड ज्यादा यूज होता है। लेकिन एक पॉइंट मैं बता दूं, आप रेफरेंस कोई सा भी लो, सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो +x से बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, यानी जो चेंज होगा वो सबके लिए सेम होगा। या तो सबके x की वैल्यू से इंक्रीज होंगे या सबके x की वैल्यू से डिक्रीज होंगे, जो चेंज होगा वो सब में सेम आएगा, ये ध्यान रखना। तो अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 1.5 है, किसी और के रेस्पेक्ट में वो 1 हो गया, यानी 0.5 कम हो गया, तो बाकी सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप 0.5 से कर दो कम, यानी जो -0.5 है वो -0.1 हो जाएगा। -0.5 जो है वो -1 हो जाएगा, राइट। तो ये कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो मेनली आज की क्लास में जो हमारा डिस्कशन हुआ है वो मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये 4th टाइप ऑफ हाफ सेल है। फर्स्ट कौन सा था, मेटल आयन हाफ सेल, सेकंड रिडॉक्स हाफ सेल, थर्ड गैसियस हाफ सेल एंड फोर्थ मेटल आयन हाफ सेल। तो क्या होता है ये मेटल आयन हाफ सेल, वो हमने देखा, उस पर क्वेश्चंस हमने किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से हैं शीट में, प्रैक्टिस करिए।
8-10 क्वेश्चंस करोगे, एक बार नहीं 2 बार करो, और घर पे जाकर आज के लिए ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी करवाए इनको पहले वापस से एक अलग पेज पर लिखो, एक पेज पर एक क्वेश्चन, फिर दूसरे पेज पर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरे पेज पर तीसरा क्वेश्चन, और फिर से उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो, 1 बाय 1 करके फिर से उनको सॉल्व करो। अपने आप यूज्ड टू हो जाओगे, समझ में आ जाएगा कि क्या हमें करना है। आप खुद करोगे तभी होगा, अपने आप पेन चलाते जाओगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।